नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीक्षा चौधरी अपने YouTube चैनल लर्निंग जिला पे आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। तो देखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कुल 4 ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो ये जो 4 ऑर्गेनल्स होते हैं, इनकी संरचना एक दूसरे से अलग होती है और इनके कार्य भी एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन जो इनके कार्य होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय चांस हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से गायब कर लेते हैं तो इसके जो और ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे उस पर काफी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहला जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे क्या बोलते हैं? ईआर। ईआर मीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटर्स। फिर थर्ड है लाइसोसोम या लयनकार है ना, लाइसोसोम की हिंदी होती है लाइसोसोम। और फोर्थ है वैक्यूल। तो हमको आज पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सभी जो होते हैं एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। अगर इसमें से एक गायब हो जाए ना तो इन सभी के फंक्शन पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब जैसे कि आपके फैमिली मेंबर है, आपकी पूरी एक फैमिली है, उसमें ढेर सारे मतलब 3-4 जो भी फैमिली मेंबर होंगे, अगर उसमें से एक को कुछ हो जाए तो पूरी फैमिली पर इफेक्ट पड़ेगा ना। वैसे ये पूरी जो है वो एक फैमिली, अगर इसमें से कोई एक ऑर्गेनल हम गायब कर लेते हैं तो इन तीनों पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो देख लेते हैं आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसकी हिंदी होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या होती है इसकी हिंदी? अंतःप्रद्रव्य जालिका। जालिका मतलब ये जो है, जो पूरा कोशिका द्रव्य है, ये मान लेते हैं हमारा सेल है और सेल के अंदर कोशिका द्रव्य में एक जालिका व संरचना पाई जाती है जो पूरे कोशिका द्रव्य को घेरे रहती है। मतलब ये जो कोशिका द्रव्य में जाल के समान फैली रहती है और पूरे सेल को सहारा देती है, इसी को बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज के आर पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने 1945 में की थी। किसने किया था? K.R. पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। और इन्होंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें 3 संरचनाएं पाई जाती है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। जैसे आपकी बॉडी है वो हाथ, कान, नाक, पैर इस सबसे मिलकर बनी हुई होती है, उसी प्रकार से जो अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके 3 संरचनाएं पाई जाती है, सिस्टर्नी, बैसिलस और ट्यूब्यूल्स। आपके एक तो हो गया आपका बॉडी पार्ट जो हाथ, कान, नाक, जीभ, त्वचा इस सबसे मिलकर बना हुआ है, और एक होता है जो मतलब आप तो एक ह्यूमन हो, तो ह्यूमन जो होते हैं वो भी मतलब मेनली जो होते हैं वो 2 से 3 टाइप के होते हैं ना, जैसे मेल, फीमेल। तो जो ह्यूमन होता है वो तो मतलब ह्यूमन जो बॉडी वो 2 भागों में बटी हुई है, एक मेल और दूसरे फीमेल, हम लोग इसको मान के चलते हैं। तो जो अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसकी जो संरचनाएं हैं ये 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है, परंतु इस जो भाग होते हैं ये मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अतिरिक्त एक और इसके भाग पाए जाएंगे जिसे बोलते हैं ट्रांजिशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या होता है सिस्टर्नी, बैसिलस और ट्यूब्यूल्स। तो जो सिस्टर्नी होती है ये अशाखित संरचना होती है, लंबी होती है और गड्डियों के रूप में पाई जाती है। जैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रखा हुआ है ना, तो ये गड्डियों के रूप में पाई जाती है और ये लंबी और अशाखित संरचना होती है। फिर वेसिकल्स, जिसे हम बोलते हैं थैलियाँ, ये थैलियों जैसे पाई जाती है और ये जो होता है प्रोटीन या लिपिड को अंतःप्रद्रव्य जालिका से गोल्जी बॉडी में ले जाने का काम करती है। और ट्यूब्यूल जो होती है ये शाखित संरचना होती है, इसमें देखिए काफी ढेर सारी शाखाएं निकली हुई होती हैं और इसकी संरचना
काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और ये जो होती है सिस्टर्नी से जुड़ी हुई होती है, मतलब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग नहीं होती है। इसका जो अटैच्ड होता है ये सीधे सिस्टर्नी से होता है, और जो वेसिकल्स होती हैं ये प्रोटीन या लिपिड का परिवहन करती हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका से किस में ले जाती हैं, गोल्जी बॉडी में। तो सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स ये अंतःप्रद्रव्य जालिका के भाग हैं, और ये अंतःप्रद्रव्य जालिका 3 टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों मेन है जो हमारे सिलेबस में जिसके बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा एक और आता है ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देख लेते हैं, इसकी संरचना कैसे होती है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये न्यूक्लियस के किनारे पाया जाता है, न्यूक्लियस से जस्ट अटैच्ड होता है, और जो न्यूक्लियस का एकदम आउटर मेम्ब्रेन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, RER। तो पहले तो हम लोग एक संरचना बना लेते हैं किसकी, सेल की। सपोज कर लेते हैं ना ये हमारा सेल है, तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस हमारे सेल को करता धरता है ना। तो ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो किसकी मिलकर बनी हुई होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो जो न्यूक्लियस से डायरेक्टली अटैच्ड होती है, न्यूक्लियस के पास जो होता है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये मान लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला हुआ है न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से। इसमें तो पाया जाएगा क्या, DNA वगैरह, न्यूक्लियस में जो भी होगा मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। और इसके किनारे किनारे जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते किसे हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे संरचना पाई जाएगी ताने के समान, ऐसे ही दाने या मोतियों के समान संरचना पाई जाएगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम्स। तो ऐसी अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसके ऊपर राइबोसोम्स के कण प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER। क्या है इसका फुल फॉर्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो ऐसे अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसके ऊपर, जिसकी सतह पर राइबोसोम्स के कण प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें जो छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं ऐसे पिंपल्स या मोती जो भी तुम लोग को दिख रहा होगा ना, वही है ये क्या, राइबोसोम्स। तो ये हो गया अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसका आउटर मेम्ब्रेन हम लोग बना देते हैं, फिगर तो बनता नहीं। अब इसके आउटर मेम्ब्रेन पे क्या पाया जाएगा, राइबोसोम्स। तो जिस पे राइबोसोम पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। मान लेते हैं राइबोसोम्स है। अब जिसके ऊपर राइबोसोम्स के कण ही पाए जाएंगे ये स्ट्रक्चर, तो इसे क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और तो जिसपे राइबोसोम्स के कण प्रेजेंट होंगे उसे बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसपे राइबोसोम्स के कण अब्सेंट होंगे उसे बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यहाँ बीच में देखेंगे कुछ संरचना, कुछ स्पेस खाली है, इसे हम बोलते हैं ल्यूमिनल स्पेस। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल स्पेस। तो जो ल्यूमिनल स्पेस होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है, एक तो अंतःप्रद्रव्य जालिका के अंदर जो स्पेस पाया जाएगा उसे ल्यूमिनल स्पेस कहेंगे, और अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहर ये जो स्पेस पाया जा रहा है इसमें केवल क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स के कण, है ना। ये तो प्रेजेंट होते हैं पूरे कोशिका द्रव्य में। जब हम लोग सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था कि राइबोसोम्स के कण प्रेजेंट होते हैं ना। तो ये जो है, इसके अलावा जो स्पेस पाया जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहर कोशिका द्रव्य में जो स्पेस पाया जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट, है ना, या स्पेस। अब ये हो गया अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके जस्ट अटैच्ड क्या रहता है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो रहता है हमेशा इससे मुंह टेढ़ा करके बैठा रहता है ना। जैसे मम्मी से 5 रुपए मांगो टॉफी खाने के लिए ना,
वैसे आप तो टॉफी खाने जाते नहीं हो कि 5 रुपये काफ़ी कम है ना, मान लेते हैं 100 रुपये मांगते हैं मम्मी से और मम्मी बोल देती है हम नहीं देंगे ना, मना कर देते तो मम्मी से मुंह फुला के इसे बैठ जाते हो। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है ना, इससे कौन गोल्जी बॉडी मुंह फुला के इसे बैठा रहता गुब्बारे की तरीके से। तो ये क्या है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मुंह फुला के बैठा है कि ये हमको कुछ देगा, क्योंकि ये देता तो है लेकिन जब तक देता नहीं तब तक मुंह फुला के बैठा रहता है। ये मुंह ही फुलाया रहता है कि नहीं ये कुछ देता है तो मुंह ही इधर कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो होता है हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपनी पीठ दिखाता रहता है ना, हमेशा इस तरीके से रहता है। कभी उल्टी संरचना मत बना देना कि ऐसे ऐसे, ये रॉन्ग है। हमेशा इसके अपोजिट साइड में ही गोल्जी बॉडी रहता है। तो अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये लिपिड या फिर प्रोटीन का परिवहन करता है। तो जैसे कि इसमें कोई प्रोटीन आया, प्रोटीन के कण है या ये, तो जो प्रोटीन का कण है ये इसमें पोर्स पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी वाले झिल्ली पे। तो ये पोर्स के माध्यम से किसमें आता है, ल्यूमिनल स्पेस में आता है। तो मान लेते हैं ये प्रोटीन का जो कण है, प्रोटीन या लिपिड कुछ भी है, इसको पहुंचना है, इसको क्या करना है, सेल के बाहर निकालना है। ये इसको मतलब दूसरे सेल में इसका काम है। तो जो राइबोसोम्स तो एक जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, एक जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाए जाते हैं। तो जो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाए जाते हैं वो ही सेल से बाहर निकलते हैं, और जो पूरे स्पेस में पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में, उनका काम होता है कोशिका के अंदर जो कार्य चल रहा है उसको मतलब उसमें प्रोटीन का जो उपयोग होता है उसको प्रोवाइड करवाना। तो ये जो होता है कोशिका के बाहर इसको निकालना है। तो ये जो पहले प्रोटीन है इसमें पोर्स पाए जाएंगे और पोर्स से ही अंदर घुसेगा, कहाँ पे, अंतःप्रद्रव्य जालिका पर, ये ल्यूमिनल स्पेस पे। तो ल्यूमिनल स्पेस पे ये पहुंचा क्या, प्रोटीन का कण, मान लेते 2-4 है ना, इसको पहुंचाए। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है, फिर किधर आया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर मूव किया। फिर इसके बाद ये जो राइबोसोम्स के कण है या प्रोटीन है, सॉरी प्रोटीन्स हम लेके जाना, प्रोटीन्स या लिपिड, ये किस यहाँ से ऐसे निकलेंगे बाहर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ना। ये तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, परंतु जिस पार्ट से ये जो है निकल रहा है प्रोटीन, ऐसे संरचना बना रहा है ना, गोला गोला थैलियों के समान। तो जिस पार्ट से ये प्रोटीन के कण अंतःप्रद्रव्य जालिका से बाहर निकल रहे हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कौन सा पार्ट है, ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ है, ये स्मूथ है। जिस पार्ट से राइबोसोम प्रोटीन या लिपिड के कण अंतःप्रद्रव्य जालिका से बाहर निकल रहे हैं उसे कहते हैं ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या संक्रामी अंतःद्रव्य जालिका। अब ये जो होता है वेसिकल्स थैलियों के रूप में पाए जा रहे हैं ना, ये संरचना देखिए जो हम लोगों ने बनाया था वेसिकल्स, उसी के समान तो है। बोले तो ये थैलियों के रूप में पाई जाएगी। तो ये देखिए थैलियों के रूप में निकल रही है इसमें से। अब ये इसमें से निकल के किधर जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर, ये बाहर निकल गई। अब ये जो प्रोटीन के कण है ये किस में जाएंगे, गोल्जी ऑपरेटर्स में ना, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि ये जो होते हैं वेसिकल्स या थैलियां जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर गोल्जी बॉडी में जाती है, गोल्जी बॉडी से कहाँ जाती है, बाहर, सेल के बाहर। तो ये जो वेसिकल्स है ये किसमें आप प्रवेश करेंगे, गोल्जी ऑपरेटर्स में। तो गोल्जी ऑपरेटर्स में ये पहुंची। अब गोल्जी ऑपरेटर से ये इस परत पे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये जो होती है वेसिकल जो है ये कहाँ निकल जाती है, बाहर। अब वेसिकल्स ये चारों बाहर निकली। अब ये कहाँ आ गई, ये सेल के मेम्ब्रेन के पास आ गई। अब सेल के मेम्ब्रेन के पास आ गई तो ये जो है सेल की जो सतह है यहाँ से बाहर निकल जाएगी, सेल मेम्ब्रेन से ये होते हुए आउटसाइड निकल जाएगी। कहाँ पहुंच गई, आउटसाइड। तो पहले जो प्रोटीन के कण है वो पोर्स के माध्यम से आते हैं ल्यूमिनल स्पेस पे, फिर ल्यूमिनल से होकर जाते हैं एकदम लास्ट पोर्शन पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वहां से निकलकर गोल्जी बॉडी में या गोल्जी ऑपरेटर्स में प्रवेश करते हैं। फिर वहां से ये एक सेल के आउटसाइड में निकल जाते हैं। तो जो ये गोल्जी बॉडी होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, सिस और ट्रांस। थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी जब हम लोग गोल्जी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। तो ये जो सिस पार्ट होता है ये इसको कहते हैं सिस या फॉर्मिंग फेस।
ये जो होता है फॉर्म करता है किसी भी प्रोटीन वगैरह को, मतलब ये इसके अंदर लेके आता है ना, और इसे बोलते हैं ट्रांसफेज। तो जो बुक में दिया रहता है वो बोलता है इसकी जो उत्तल सतह होती है इसे सिस, और इसकी जो अवतल सतह या कॉन्वेक्टिव पार्ट होता है इसे हम ट्रांस बोलते हैं। अब देखो इसमें जो होता है ना मॉडिफिकेशन होता है, कोई भी प्रोटीन या लिपिड आ रहा है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटर्स में इसका मॉडिफिकेशन होता है। अब बात ये आती है दोनों में मॉडिफिकेशन होता है, तो ज़्यादा मॉडिफिकेशन किसमें होता है? तो जो ज़्यादा मॉडिफिकेशन होता है ये होता है गोल्जी ऑपरेटर्स में। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कोई लहंगे का कपड़ा डालते हैं, तो अगर इसमें हम कपड़ा डालते हैं, ये मान लेते हैं लहंगे का कपड़ा है, तो ये कपड़े से सीधे क्या बनेगा, यहाँ पे लहंगा बनेगा। क्या बनेगा? लहंगा। लहंगा ना, तो ये जो लहंगा है फिर यहाँ से क्या होगा, निकलेगा, और यहाँ से निकलकर किसमें जाएगा, गोल्जी ऑपरेटर्स में। तो गोल्जी ऑपरेटर्स में जब इसके अंदर पहुंचेगा यही कपड़ा, मतलब लहंगा जो बन चुका है, इसमें जितनी भी क्रिया, जैसे कि उसमें क्या लगते, गोटे लगते, कढ़ाई होती है, मतलब अच्छे से पूरा उसका चुनरी वगैरह में कढ़ाई कर दी जाती है। तो ये जो होता है फिर यहाँ पे जितने भी मॉडिफिकेशन होनी होती है वो गोल्जी ऑपरेटर्स में होती है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफिकेशन होता है वो होता है गोल्जी ऑपरेटर्स में। फिर जो गोल्जी ऑपरेटर होता है, मान लो ये जो है वो है मशीन है, कपड़े से मतलब कारीगर हैं जो लहंगा सिलते हैं, तो लहंगा सिल के पहुंचा दिए दूसरी फैक्ट्री में। अब यहाँ पे जितनी कढ़ाई का काम होना था सब कुछ हुआ, और यहाँ के जो कारीगर होंगे वो इसकी पैकेजिंग करके किसके बाहर भेज देंगे, इस जो पूरी फैक्ट्री है इसके बाहर भेज देंगे, फैक्ट्री एरिया के बाहर भेज देंगे। तो यहाँ पे जो गोल्जी ऑपरेटर्स है, यहाँ पर प्रोटीन या लिपिड की पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग होके ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर निकल जाती है। तो अब हम देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। तो इसमें जो होता है मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन या लिपिड का, तो मॉडिफिकेशन होने के बाद इसमें कम मॉडिफिकेशन होता है, इसमें अधिक मॉडिफिकेशन होता है ना। और जो न्यूक्लियस होता है इसका आउटर मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है, मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फंक्शन। पहले हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो राइबोसोम्स का क्या काम होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, संश्लेषण, है ना। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये किसका संश्लेषण करेगा, लिपिड का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का संश्लेषण करता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन की हिंदी निराविषीकरण, अब निराविषीकरण का मतलब होता है जैसे हम लोगों ने कोई दवा ली है या ड्रग कोई दवा कहते हैं वैसे मेडिसिन, और या फिर अल्कोहल कुछ भी लिया है, तो उसमें जो होते हैं कुछ हानिकारक या कुछ विषैले पदार्थ होते हैं जिसका डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, मतलब उसके विषैले पदार्थ को निकाल देता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें मतलब कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो एंजाइम होते हैं वो जैसे हमारी बॉडी में कोई अघुलनशील पदार्थ हमने खाया, तो अघुलनशील पदार्थ जो होते हैं वो तो सॉल्युबल होते नहीं है, तो उससे जो होता है वो हाइड्रोक्सिल समूह या OH समूह लेके जाके ज्वाइन कर देता है। जब ये हाइड्रोक्सिल समूह ज्वाइन हो जाएगा तो ये जो अघुलनशील पदार्थ रहता है वो घुलनशील पदार्थ में बदल जाएगा और इसको यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और क्या करता है, जो अघुलनशील पदार्थ रहते हैं उसको घुलनशील पदार्थों में कन्वर्ट कर देता है। जो विषैले घुलनशील पदार्थ हैं, मतलब जो इनसॉल्युबल मटेरियल है उसे किसमें चेंज कर देगा, घुलनशील पदार्थ या सॉल्युबल मटेरियल में। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है और इसको सहारा प्रदान करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कोशिका को सहारा देता है और इसको यांत्रिक शक्ति देता है। तो ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो
और इसके आगे हम पढ़ेंगे गॉल्जी ऑपरेटर्स के बारे में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।